सम्मानित दर्शकों, आज हम खंड शिक्षा अधिकारी की पहली क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें अर्थमेटिक अर्थात अंकगणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में बात करने चल रहे हैं। आज हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे किसी स्टेट की टेट परीक्षा हो, चाहे केंद्र की हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, इन सब में कम से कम एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। क्या अधिक कहा जाए, हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में संख्या पद्धति इस टॉपिक से कम एक प्रश्न आना निश्चित है। तो आप सब ध्यानपूर्वक एक एक पार्ट के बारे में समझें। सबसे पहले प्रकृति में प्राकृतिक संख्याओं की खोज हुई। जब गणित का विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, तो लोगों को वस्तुओं के गिनने में जिन संख्याओं की ज़रूरत पड़ी, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं का नाम दिया गया। इनकी शुरुआत होती है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ते हुए प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक जा सकती हैं। ध्यान देने की बात है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात है 1, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। किसी प्राकृतिक संख्या में जब कोई एक दूसरी प्राकृतिक संख्या जोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें भी जो हमें उत्तर मिलेगा वह भी प्राकृतिक संख्या ही होगा। संख्याओं के इस गुण को कहा जाता है संबरक नियम, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं संबरक नियम का पालन करती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सभी प्राकृतिक संख्याओं में विद्यमान होती है। दूसरी प्राकृतिक संख्याओं के बाद संख्याओं का दूसरा युग्म शुरू होता है पूर्ण संख्याएं। इन पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। ऊपर के सिस्टम में केवल एक नई संख्या 0 शामिल कर दी जाती है, बाकी सब कुछ वही रहता है। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, इनका भी कोई अंत नहीं है। अंतिम प्राकृतिक संख्या के बाद जैसे हम नहीं बता पाए कि कौन सी और आगे की प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक वैसे ही पूर्ण संख्याओं के बारे में भी नहीं कह सकते कि सबसे लास्ट की पूर्ण संख्या कौन सी होगी। संख्याओं का तीसरा नया समूह पूर्णांक है, जिसको इंटीजर कहते हैं। इसमें सभी धन पूर्ण संख्याएं, सभी ऋण पूर्ण संख्याएं और 0 तीन तरह की संख्याएं शामिल होती हैं। 0, +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे सभी धनात्मक संख्याएं, और सभी ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4 ऐसे डॉट डॉट बढ़ती चली जाती है। तो पूर्णांकों में सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 ये तीन तरह की संख्याएं विद्यमान होती हैं। संख्याओं का अगला समूह है परिमेय संख्याएं। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों, P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, तो इस तरह के भागफल को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि P और Q दोनों में से दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और यहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये याद रखेंगे, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चाहे जो भी हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, धनात्मक चाहे हो चाहे ऋणात्मक हो, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये अशांत आवर्त दशमलव के रूप में लिखी जा सकती हैं। जैसे 1/3 अगर परिमेय संख्या है कोई, तो इसको हम भाग देकर 0.333 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन इसका अंत नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है अशांत। शांत नहीं होगा, आवर्त माने अंकों का रिपीटिशन बार बार होगा, अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होगी। तो जैसे ये
3 का रिवीजन हो रहा है बार बार, ऐसे कभी कभी 2-2 अंकों का रिपीटिशन बार बार होता है, कभी कभी 3-3 अंकों का रिपीटिशन होता है, 4-4 अंकों का रिपीटिशन होता है। तो जब कुछ अंक बार बार रिवाइज हो रहे हों तो पहचान लेना चाहिए कि वो संख्या परिमेय संख्या है। आजकल परीक्षाओं में इसी रूप में प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे कोई आवर्त दशमलव का प्रश्न दे देते हैं और पूछते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। संख्याओं का अगला समूह है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को जानने के पहले हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में और अभाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे लिखा गया है। ये किसी न किसी संख्या से जरूर कट जाएंगी, अपने के अलावा किसी न किसी संख्या से जरूर कट जाएंगी। जबकि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो केवल स्वयं से कटती हैं या एक से, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। यहाँ हमने शुरुआत की 10 अभाज्य संख्याएं लिखा है। इससे प्रश्न लगभग कई बार टेट परीक्षा में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो उसका उत्तर हमें 2 देना चाहिए। फिर प्रश्न पूछते हैं ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है, तो उसका भी उत्तर 2 है। कभी कभी पूछते हैं सम अभाज्य संख्या, तो उसका भी उत्तर 2 है। तो ये प्रश्न 3 तरह से पूछा गया है टेट परीक्षाओं में और सुपर टेट में। और इसी प्रश्न को जब थोड़ा कठिन करते हैं तो पूछते हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए, तो इन सब को जोड़कर इस 10 से भाग दे देना रहता है। इसके बाद हमारी एक नई संख्या छूट गई अपरिमेय संख्याएं। तो जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सब के ऊपर अगर अंडर रूट का चिन्ह बना दिया जाए, स्क्वायर रूट का चिन्ह बना दिया जाए, तो इस तरह जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, जैसे √2 है, √3 है, डॉट डॉट ऐसी संख्याएं, ये सभी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। अर्थात अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 छोटे छोटे टाइप और हैं, सम और विषम। हालांकि ये बहुत ही सहज है, बहुत सरल है। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं वो सम, जो 2 से विभाज्य न हो वो कहलाती हैं विषम। यहाँ भाज्य और अभाज्य के बीच में एक संख्या 1 आती है अक्सर, और पूछा जाता है कि ये कैसी संख्या है। तो ध्यान रहे यह ना तो भाज्य की कैटेगरी में आता है ना अभाज्य की। 1 को ना तो भाज्य कहते हैं और ना ही अभाज्य। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 2 से और भाज्य संख्याओं की शुरुआत 4 से होती है। अब हम देखेंगे कि ये संख्याएं किन गुणधर्मों का पालन करती हैं। तो किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देखा जाए, जैसे हम ले लेते हैं 2 और 3। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 धन 3 उतना ही उत्तर आएगा जितना कि 3 धन 2 करने पर आएगा। अर्थात चाहे 2 में 3 जोड़ें चाहे 3 में 2 जोड़ें, उत्तर वही आता है। इसलिए कहा जाता है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। ये साहचर नियम का भी पालन करती हैं और ये वितरण नियम का भी पालन करती हैं। और सभी प्राकृतिक संख्याएं संवरक नियम का भी पालन करती हैं। अभी हम बताए थे कि अगर किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाए, जैसे 4 और 5 को जोड़े, तो जो उत्तर हमें मिल रहा है यह उत्तर भी एक प्रकार की प्राकृतिक संख्या है। तो जब 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या ही मिल जाए तो कहा जाता है कि ये संवरक नियम क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन कर रही है। ऐसे हमें आगे देखना है योज्य तत्समक। हमें विचार करना है कि प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ा जाए तो उसके योगफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्राकृतिक संख्याओं में कोई ऐसी संख्या नहीं है। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में अगर पूछें कि योज्य तत्समक क्या है तो आपको बताना है विद्यमान नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई योज्य तत्समक नहीं मिलेगा, योज्य प्रतिलोम भी नहीं मिलेगा।
यहाँ पर कोई योज्य प्रतिलोम भी नहीं मिलेगा, गुणात्मक तत्समक मिलता है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं में एक ऐसी संख्या है जिसको किसी के साथ गुणा करेंगे तो उसके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुणे 2 करेंगे 2 आएगा, 1 गुणे 3 करेंगे तो 3 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ गुणात्मक तत्समक 1 मिलता है, बाकी ना तो योज्य तत्समक मिलता है, ना योज्य प्रतिलोम मिलता है और ना गुणात्मक तत्समक मिलता है। बात अगर करें हम परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याओं में 0 ऐसी परिमेय संख्या है जिसको किसी में भी जोड़ेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो परिमेय संख्याओं के लिए अगर देखा जाए तो 0 को कहेंगे योज्य तत्समक, और योज्य प्रतिलोम अगर निकालना है तो किसी भी संख्या के योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए उसी के पहले ऋण चिन्ह लगा देना चाहिए। जैसे अगर हमें 4 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो बस इसी के पहले ऋण चिन्ह लगा देना चाहिए, इसी के पहले ऋण चिन्ह लगा देना चाहिए, ऋण 4। ऐसे अगर ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम निकालते तो 4 आ जाता, 1/2 का योज्य प्रतिलोम निकालते तो ऋण 1/2 हो जाता। तो किसी भी संख्या के पहले अगर ऋण लगा देंगे तो उसका योज्य प्रतिलोम बन जाता है। गुणन प्रतिलोम निकालना है तो गुणन प्रतिलोम के लिए उसी का उल्टा कर देते हैं। जैसे अगर 1/4 का हम गुणन प्रतिलोम निकालें तो गुणन प्रतिलोम निकालते समय इसी का उल्टा हो जाएगा, 1/4 का उल्टा 4 हो जाएगा। तो इस केस में प्राकृतिक परिमेय संख्याओं के केस में योज्य प्रतिलोम संख्या के पहले चिन्ह निगेटिव करिए, गुणन प्रतिलोम में संख्या का उल्टा करिए, और अगर योज्य तत्समक जानना है तो 0, गुणन तत्समक जानना है तो उसी संख्या का उल्टा, उसी संख्या का गुणन तत्समक की केस में 1। तो आज हम सब यहीं अपनी बात समाप्त करते हैं। ऐसे उत्तरोत्तर प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा। आप सबसे निवेदन है कि देखें, समझें, और कोई त्रुटि हो तो खुले मन से सुझाव दें, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध हैं, एक अध्यापक हैं, प्रशिक्षित अध्यापक होंगे। तो इस नाते कहीं कोई त्रुटि होती है तो निसंकोच आप सुझाव देंगे, आपके सुझाव का स्वागत है। आगे उन गलतियों को रिपीट नहीं किया जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा। तो उत्तरोत्तर ऐसे आप वीडियो देखते रहें, आगे अपने मित्रों को बताते रहें। धन्यवाद।